हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकेट। आज बात करते हैं सबसे पहले कल के मैच के बारे में जो हुआ सीएसके और एलएसजी के बीच में। और बैक टू बैक, मतलब दो बार दो मैचेस अब ऐसे हो गए बैक टू बैक जिसमें एकदम लोएस्ट ऑफ द टीम ने, जो 9 और 10 नंबर की पोजीशन पे है, उन्होंने टॉप की टीम को हराया। हाँ, नो सीएसके ऐसे टॉप की टीम की नहीं थी, लेकिन जो टीमें क्वालिफाई कर सकती है अभी भी प्लेऑफ्स के लिए, उन दो टीम्स को हराया। मुंबई ने हरा दिया पंजाब को, कल के मैच में एलएसजी ने हरा दिया सीएसके को। लेकिन एलएसजी ने जिस तरीके से हराया ना सीएसके को, जितना वन साइडेड होगा मैच ऐसे नहीं लगा था, क्योंकि सीएसके ने ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ बहुत बुरा स्कोर नहीं बनाया था, लेकिन काफी भी नहीं था। मतलब जब इनिंग खत्म हुई ना तो लगा कि यार थोड़ा कहीं ना कहीं 10-15 रन कम पड़ गए। और मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि सीएसके ने बनाए कल 187 रन, 187 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट्स 20 ओवर में। अब संजू सैमसन की फॉर्म कल चली नहीं, उसने 20 रन में 20 रन बनाए। लेकिन अब तक का ना सीएसके का पैटर्न यही रहा है कि अगर संजू सैमसन चला तो वो बंदा मैच बना के, वो अपने उसने 2-2 100 लगा दिए, और वो बंदा मैच बना के पूरा वो फिर वो 200 पार नैया लगा देता है। इफ नॉट ना, अगर वो नहीं चला ना, तो फिर सीएसके कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती है बैटिंग में उनके। हाँ, नो उर्विल पटेल ने उनको कुछ अच्छे नॉक्स है, वो जो उसने हाफ सेंचुरी के स्कोर की थी, वो ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी थी। उसने कुछ अच्छे नॉक्स खेले, नो डाउट अबाउट इट। सरफराज खान जब खेल रहा था तब उसने अच्छा खेला, आयुष मात्रे ने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है। लेकिन लेकिन ये सारे ना बहुत यंग प्लेयर्स हैं, ठीक है। ये आपको उन्होंने अपने साइड से ना वो स्पार्क दिखाया है, लेकिन आप टोटली उनके ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। ये सारे प्लेयर, कार्तिक शर्मा 20 साल का है, प्रशांत वीर कल स्ट्रगल किया। आई डोंट नो गोइंग फॉरवर्ड प्रशांत वीर को कितना मौका मिलेगा, मिलना चाहिए या फिर बट ही इज ऑल्सो जस्ट 20 years ओल्ड। डेवाल्ड ब्रेविस, दो डेवाल्ड ब्रेविस इज 23 years ओल्ड। मैं बोल रहा हूँ कि आप वो डेवाल्ड ब्रेविस से उम्मीद कर सकते हो, क्योंकि डेवाल्ड ब्रेविस अब 4-5 साल हो चुके हैं कि आईपीएल में वो जब से उसका सिलेक्शन हुआ है आईपीएल में, इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 to 4 years एटलीस्ट। तो अब उसके पास वो टाइम आ गया कि वो अपने लेवल गेम को एक अलग लेवल पे लेके जाए। अब वो किसी टीम का मेन स्टे बन सकता है। वो अक्रॉस द वर्ल्ड T20 लीग्स खेलता है, साउथ अफ्रीका के नेशनल टीम में खेलता है। तो आई थिंक डेवाल्ड ब्रेविस is also there, one of the main player, but you can't expect Urvil Patel, Karthik Sharma, Prashant Veer to carry the team on their own. I mean, Karthik Sharma ने कल अच्छी पारी खेली, 71 of 42, but he can't be your main player. और in hindsight, no doubt about it, कहीं ना कहीं सोच के यही लगता है ना कि यार वो 15-20 रन कम पड़ गए। हालांकि एलएसजी ने जिस तरीके की बैटिंग की ना, वो 230-40 बनाते ना तो ही शायद मैच में कुछ मजा आता। खास करके मिचेल मार्श ने जिस तरीके की बैटिंग की, तो शायद सीएसके 220-30 बना के भी हार जाता। लेकिन वो 15-20 रन तो कहीं ना कहीं कम रह गए उनके। और उसका रीजन यही है प्राइमरीली कि यस, संजू सैमसन अगर खेला तो टीम की नैया पार लग जाती है, वो 200-220 वो बना लेते हैं। लेकिन संजू सैमसन नहीं खेला तो ऋतुराज गायकवाड़ से वो कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं आ रहे जिसकी सीएसके को उम्मीद रही होगी। एंड आई मीन, देखो ऋतुराज गायकवाड़ कभी भी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोसिव T20 बैट्समैन रहा नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। पता नहीं है कहाँ से वो एक ना नरेटिव चलता था, एटलीस्ट बहुत थोड़े अभी 6 महीने पहले तक चलता था। आई थिंक ये आईपीएल कैंपेन के बाद वो बंद हो जाएगा कि अरे देखो ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर रखा, इतना बढ़िया T20 का प्लेयर जिसने सेंचुरीज लगाई है, ये वो। मुझे कभी नहीं लगा कि ऋतुराज गायकवाड़ वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर T20, इवन फॉर इंडिया। ठीक है, वो उसका ही इज अ क्लासी प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट। उसके पास क्लास है, टाइम है, वर्सटाइल गेम है, वो स्पिन के खिलाफ खेल सकता है, अडेप्ट कर सकता है। ही इज टेलर मेड ओडीआई प्लेयर। T20 एब्सोल्युटली नॉट। खास करके आज के मॉडर्न T20 में जिस तरीके की बैटिंग हो रही है, स्पेशली ओपनर से, उसमें ऋतुराज काफी पीछे है। आई मीन, ऋतुराज इज अ सिमिलर प्लेयर जो गिल या फिर साई सुदर्शन के मोल्ड का है, बट गिवन हिज फॉर्म एट दिस पॉइंट वो भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, सो सीएसके विल बी रियली होपिंग कि उसका फॉर्म वापस आ जाए, क्योंकि कल के मैच के बाद ना अब उनको दोनों में से दोनों मैच जीतने हैं। और दोनों में से दोनों मैच जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सीएसके के जो अगले मैचेस है ना, वो है जीटी और सनराइजर्स के खिलाफ।
और ये दोनों टॉप की टीम है और बढ़िया क्रिकेट खेल रही है। मतलब सीएसके अभी नंबर 6 की पोजीशन पे है और उनके मैचेस है नंबर 2 और नंबर 3 की पोजीशन में जो टीम्स हैं, तो वो आसान नहीं होने वाले। और सीएस तो ऋतुराज गायकवाड़ से वो एक इम्पैक्टफुल पारी की, एक एक्सप्लोसिव पारी की उम्मीद रहेगी सीएसके को, और जो बहुत जरूरी है, आप संजू सैमसन के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते हर बार। और लोग बोले नहीं उसने तो बनाया, वो 40 बनाए 60 बनाए, वो 120 और 130 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, जिनका वो अगर आप चेस कर रहे हो, आपके सामने उस टाइप का टारगेट है तो ठीक है, लेकिन जब आप टारगेट सेट कर रहे हो तो नहीं, आपको वो आपको मिनिमम 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से चलना होगा। अगर आपके पास वो नहीं है, मतलब अगर आप वो बैट्समैन हो जो 150 160 की स्ट्राइक रेट से खेलते हो, तो आपको कंसिस्टेंसी लानी होगी कि आप बैक टू बैक हाफ सेंचुरी 60 70 80 रन वाले इनिंग्स बैक टू बैक खेल के दिखाओ, कि जहां पे आपको 500 600 रन का सीजन बना दो। जिस तरीके का सीजन रहा था ऋतुराज का 3-4 साल पहले, जब वो डेवन कॉनवे के साथ उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप चली थी, तो रहा था, लेकिन उसमें भी कुछ 200 का स्ट्राइक रेट नहीं देखा है हमने कभी। तो उस तरीके का लेकिन सीजन या फिर उस तरीके की एक हाथ पारी की अब सीएसके को बहुत जरूरत है, क्योंकि आपके मेन प्लेयर्स हैं ऋतुराज गायकवाड़, डेवाल्ड ब्रेविस और शिवम दुबे, लेकिन आप सीएसके को ना उनसे वो रन्स नहीं आ रहे जिनकी शायद उन्हें जरूरत है। मतलब कल डेवाल्ड ब्रेविस ने मारे 16 बॉल में 25 रन, आपको वो 20-25 रन नहीं चाहिए आपके मेन प्लेयर से, आपको चाहिए कि वो उनको 50-60 रन 70 रन में कन्वर्ट कर दे। कल मौका था लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस से वो हुआ नहीं। शिवम दुबे कल लोग बोलेंगे कि 16 बॉल में 32 रन बनाए, आई एम सॉरी बट उसने 12 बॉल में 12 बनाए थे पहले, ठीक है। उसके बाद जाके आपने वो 4 गेंदों में शिवम दुबे ने 20 रन लगाए, तो आपको वो स्ट्राइक रेट 200 का दिख रहा है। लेकिन ये जो एक्सेलरेशन था ना एंड के ओवर्स में, ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, जो आया ही नहीं। ना प्रशांत वीर वो काम कर पाया, ना शिवम दुबे ने वो काम किया, एक्सेप्ट फॉर दैट लास्ट 1 ओवर या फिर दो 4 डिलीवरीज। तो सीएसके का बैटिंग लाइनअप, मेन उनके जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप कार्तिक उर्विल पटेल ने आपको एक आध अच्छी इनिंग दे दी है, कार्तिक शर्मा ने आपको अच्छे सपोर्टिंग इनिंग्स दिए, लेकिन आप उनसे उसके ऊपर उम्मीद नहीं कर सकते। तो आप फिर ओवर रिलाय कर रहे हो कि संजू सैमसन से वो इम्पैक्टफुल पारी आ जाए जिसके अराउंड आप सब लोग सपोर्टिंग रोल खेलो। दैट्स नॉट हाउ इट्स गोना वर्क, खास करके आने वाले 2 मैचेस में। तो जब 187 सीएसके ने बनाया ना, ऐसे लगा कि यार ये रन तो थोड़े कम है, ठीक है, ये थोड़े कम रन है। एंड नो डाउट कि एलएसजी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, एलएसजी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उन्होंने अपने एक नए बॉलर को लाया, आकाश सिंह को, और ये भाई मतलब उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की। बट ऑनेस्टली आई एम डन विद दिस, ये लेटर वाला सेलिब्रेशन जो है ना, चिट्ठी निकाला, हर कोई जो डेब्यू कर रहा है ना जेब में से पर्ची निकाल रहा है ना, आई एम डन विद दिस सेलिब्रेशन। ओके, कल उसने 3-3 विकेट ली तो उसने 3-3 बार पर्ची निकाली यार। अब हर बारी अलग मैसेज थोड़ी ना दिखने वाला, पर्ची पर्ची तो एक ही थी। अब तुम हर बारी तो, आई अंडरस्टैंड द इमोशन, आई गेट इट, बट बंद कर दो, हो गया अभी। मतलब वो उसकी जो एक नॉवेल्टी थी ना, जो एक नयापन था ना उसमें, वो हो गया। तो इसको बंद कर दो बाकी। लेकिन उसने बॉलिंग काफी अच्छी की, 4 बॉल में 26 4 ओवर में 26 रन देके 3 विकेट लिए उसने। एलएसजी ने काफी अच्छा शॉर्ट बॉल का इस्तेमाल किया सीएसके के खिलाफ, और जिसके अगेंस्ट संजू सैमसन ने भी स्ट्रगल किया। ऋतुराज गायकवाड़ शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ, उर्विल पटेल शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ। तो वो बॉलिंग की तारीफ करनी है। और एलएसजी की तो बॉलिंग की दिक्कत तो कभी थी ही नहीं। तो आई मीन, एंड अब जैसे पिचेस थोड़े से पुराने हो रहे हैं, ड्राई और स्लो हो रहे हैं ना, तो बॉलर्स को भी पिच से हेल्प मिल रही है। तो क्रेडिट शुड बी गिवन टू एलएसजी बॉलर्स ऑल्सो कि उन्होंने 187 पे रोका। लेकिन जैसे मतलब कि अगर 5 ही विकेट खो रहे हो और उसके नीचे भी आपके पास बैटिंग के ऑप्शंस अगर हैं, तो माइट एज वेल कि आप कोशिश करो कि, मतलब अंशुल कंबोज भी चौके छक्के लगा सकता है, तो आप कोशिश करो कि थोड़ा पहले से अटैकिंग खेलो। आपने जो वो 16 से लेके 19 ओवर तक जो ऑलमोस्ट आई थिंक रनर बॉल बनाए कुछ सीएसके ने, आप उसकी जगह पे, मतलब जिस पॉइंट पे कार्तिक शर्मा की विकेट गिरी, उसके बाद जो 2 ओवर्स आए ना अगले, तो बहुत ही ठंडा खेल था सीएसके का। आपको अटैक करना था। तो वो पता नहीं, वो इंटेंट या फिर अर्जेंसी दिखी नहीं। शायद उनको लगा 187 काफी होगा, लेकिन जब
एलएसजी बैटिंग करने आया ना, तब ऐसे लगा कि भाई मतलब ये अगर सीएसके जैसे मैंने बोला 220 230 भी अगर बनाती थी ना तो भी सीएसके ने आज हार ही जाना था, क्योंकि मतलब अब वो वाला फील आ गया एलएसजी को कल देख के। अब उनकी कप्तानी सही हो रही है, वो बॉलिंग चेंजेस भी मतलब सही हो रही है, मतलब आपको बेसिक कप्तानी ही करनी थी, वही सही कप्तानी। आप थोड़े ज्यादा फंकी हो जाते हो ना, तब फिर वो आप माकरम से वगैरह ओवर डलवाते हो आखिरी वाला। तो अब वो बेसिक कप्तानी कर रहे हैं जो सही तरीका है कप्तानी करने का आज की तारीख में भी, तो वो वैसे ही खेले। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जॉश इंग्लिश को ओपनिंग कराएंगे, तो जॉश इंग्लिश ने ओपनिंग की। पूरे इस सीजन में उन्होंने जो एक अच्छी चीज की भाई, बोला मिचेल मार्श को तो हम ओपन ही रखेंगे। अब मिचेल मार्श ने ना दिखा दिया, मतलब शुरू में उसका ही वॉज मेकिंग रन्स, बट वो स्ट्राइक रेट उतना या फिर इम्पैक्ट उतना नहीं था, लेकिन कंपेयर टू अदर प्लेयर्स तो ही वॉज मतलब परफॉर्मिंग मच बेटर। लेकिन मिचेल मार्श ने कल जो खेला ना, 38 बॉल में 90 रन बना दिया है मिचेल मार्श ने। और मिचेल मार्श कल जिस तरीके से आउट हुआ ना, वो उसी तरीके से कल आउट हो सकता था, जिस तरीके से वो बॉल लगा उंगली पे। और वो मुझे नहीं लगा दूसरा कोई भी तरीका था मिचेल मार्श को कल आउट करने का। और खास करके अंशुल कंबोज को जो उसने मारा है ना यार, मतलब मुझे बुरा लगा यार, मुझे पूरा दिन अंशुल कंबोज के लिए बुरा लगा है, क्योंकि मैं अंशुल कंबोज ने इस आईपीएल सीजन में काफी अच्छी बॉलिंग की है उसने ना। तो वो एक होता है ना कि वो लॉ ऑफ एवरेज जिसे बोलते हैं कि इट कैचेस अप विथ यू, कि आप वो आ जाता है आपके पास कहीं ना कहीं, वो आप बैलेंस आउट कर जाते हो। मुझे लगता है अब तक अंशुल कंबोज ने जितनी अच्छी बॉलिंग की थी ना, कल के मैच ने उसने वो पूरी की पूरी कसर पूरी कर दी। कल के मैच में अंशुल कंबोज ने 2.4 ओवर्स में 63 रन्स दिए। ही हैज बिकम ओनली द सेकेंड बॉलर आफ्टर खलील अहमद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि जिसने 3 ओवर के अंदर 60 रन के ऊपर दिए। 23.60 की इकोनॉमी है। और जिस पॉइंट पे वो अंशुल कंबोज को 2 बार, एक इनिंग में 2 बार अंशुल कंबोज को 4 छक्के पड़े, बैक टू बैक 4 छक्के पड़े। और जिस पॉइंट पे वो 4 छक्के पड़े ना मिचेल मार्श से, उस पॉइंट के बाद मैच हो गया था खत्म। उसके बाद मिचेल मार्श जिस तरीके से आउट हुआ, फिर निकोलस पुरन ऑलरेडी आया हुआ था, और अब्दुल समाद मुझे समझ में नहीं आता कि वो हाउ कम अभी भी टीम्स आर बैकिंग अब्दुल समाद। मतलब व्हाट इज इट डूइंग, मतलब मैंने अब्दुल समाद की मुझे कोई एक, यस उसने वो यूजफुल 20-30 रन बनाए नीचे आके, जो आसान काम नहीं है। और लेकिन वो भी ऐसे नहीं है कि बहुत बार बने। मुझे हार्डली कुल मिला के जितनी बार वो खेला ना, जितने सालों से वो खेल रहे हैं, मुझे 3 या 4 बार याद आता है कि उसने वो किया रहेगा कि बहुत बढ़िया 20-30 रन बनाए। अदरवाइज मुझे कोई ऐसा मैच याद नहीं कि अब्दुल समद ने खत्म कर दिया, या फिर अब्दुल समद ने जो 200 का स्कोर होने वाला था वो 225 तक पहुंचा दिया टीम का। ऐसा मुझे कोई मैच याद नहीं आता। और बहुत साल हो चुके हैं अब अब्दुल समद को खेलते हुए, वो बहुत सालों से मैं उसका नाम सुन रहा हूँ। आई डोंट नो कि वो कल मतलब अभी भी वो हाउ टीम्स आर बैकिंग प्लेयर लाइक हिम, एंड मतलब वो नए प्लेयर्स को क्यों नहीं। तो कल एलएसजी ने मतलब जिन प्लेयर्स के साथ एलएसजी ने कल शुरुआत की थी ना कैंपेन की, वो उन्हीं के पास चले गए। अब्दुल समद को लेके आए, फिर मुकेश चौधरी को भी लेके आए कल। वो लेकिन तुम फिर बीच में इतने सारे चेंजेस किए क्यों भाई? मतलब ऐसे कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हारा स्टार्ट तो डिसेंट हुआ था एलएसजी का। बट एनीवे एलएसजी तो, अगर किसी टीम ने मुंबई से ज्यादा कंफ्यूजन फैलाई है इस आईपीएल में अपनी टीम में, तो वो एलएसजी रही है। एंड एज अ रिजल्ट ये दोनों टीमें सबसे नीचे। तो खैर, लेकिन जब निकोलस पुरन आया और अब्दुल समद बैटिंग करने आया ना, तो वो तब सडनली ऐसे लगने लगा कि यार ये यहाँ से तो नहीं हार जाएंगे। क्योंकि जब मार गए ये अपना मिचेल मार्श आउट होता ना 45 बॉल में 51 चाहिए थे कुछ, विच इज मतलब केक वॉक आज के तारीख में, आज के दिन में T20 में मतलब आराम से हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद निकोलस पुरन के बल्ले से कनेक्ट नहीं हो रहे थे, तो वो सब चीजें हो रही थी। तो अब्दुल समद ने एक छक्का तो बहुत बढ़िया मारा, अगले उसमें उतना ही बहुत बढ़िया बोल्ड हो गया उसका। तो सडनली ऐसे लगने लगा कि यार कहीं यहां से तो नहीं मैच घूम जाएगा। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, आपको हारने की इतनी ज्यादा आदत हो जाती है ना, तो आप सडनली जब जीत की दहलीज पे आके खड़े होते हो ना, आपको समझ में नहीं आता कि करना क्या है यार। ये लक्ष्मण रेखा कैसे पार करनी है। आप उस मोमेंट में ना फ्रीज हो जाते हैं। आपको सडन मतलब यार इसकी तो हमने तैयारी नहीं की थी।
तो कई बार ऐसे हो जाता है कि आप मतलब कई बार हमने अगर कोई लॉन टेनिस देखता है तो आपने देखा होगा कि कई बार बड़े बड़े प्लेयर्स के खिलाफ आप फेडरर, नदाल और जोकोविच के खिलाफ आप मैच पॉइंट पे खड़े हो लेकिन वो क्लोज नहीं कर पाते। तो कल एलएसजी की बैटिंग देखते हुए वक्त ऐसे लग रहा था कि क्या यहां से तो नहीं ये मैच हार जाएंगे। तो खैर लेकिन नहीं, सडनली आउट ऑफ नोवेयर मतलब निकोलस पूरन को ऐसा एक सडनली उसको वो जाग गया, मतलब वो कि उसको रियलाइज हो गई भाई मैं निकोलस पूरन हूं यार, मैं दुनिया भर के लोगों को डराता हूं, मैं क्यों डर डर के जी रहा हूं। तो उसने बैक और फिर से उसके मार खाने के लिए अंशुल कंबोज ही मिला यार। तो उसने बैक टू बैक फिर से 4 छक्के लगाए और फिर वो मतलब मैच खत्म हो गया था उस पॉइंट पे। मतलब निकोलस पूरन ने बनाए 32 रन 17 बॉल में, उसने आखिरी के 4 गेंदों में 4 छक्के लगाए, ठीक है, तो मतलब 24 रन। तो उसके आप सोचते हो मतलब उससे पहले की 13 गेंदों में उसने 12 रन ही बनाए थे। नहीं निकोलस 32 रन ना, 24 सॉरी, तो 8 रन बनाए थे उससे पहले निकोलस पूरन ने 13 बॉलों में। तो आप समझ रहे हो जो मैं बात कर रहा हूं कि ऐसा लग रहा था कि यहां से ना हार जाए कहीं। तो खैर लेकिन वो मैच जीत गए और बेचारा अंशुल कंबोज मतलब उसके हाथे चढ़ गया। और मतलब सीएसके ने ना अब अपने लिए ही काम मुश्किल कर लिया है कि बहुत मतलब मुंबई ने उनके ऊपर बहुत ऐसा किया था कि चलो राइवलरी छोड़ो, हमने आपका काम आसान कर देते। सीएसके बोला नहीं, हम तुम्हारा एहसान नहीं लेंगे, हम अपने दम पे जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, हमें नहीं चाहिए हमें। तो एट दिस पॉइंट ऐसे लग रहा है आरआर, सीएसके, पंजाब, इन तीनों में से कोई भी नहीं जाना चाहता नंबर 4 में। सब लोग ऐसे है कि भाई नहीं नहीं नहीं, आप जाओ ना, आप चले जाओ, पहले आप करने पे लगे हुए हैं। क्योंकि पंजाब के पास मौका था, उन्होंने खो दिया। आज सीएसके के पास मौका था, 7 पॉइंट पे चले जाते तो मतलब ऑलमोस्ट आधा कदम आपने डाल दिया है क्वालिफिकेशन के इसमें। तो लेकिन उन्होंने नहीं किया। आरआर पता नहीं अब क्या करेगी। आरआर है नंबर 5 पे, सीएसके है नंबर 6 पे और पंजाब है नंबर 4 पे। अब पंजाब ने जीते 12 में से 6, आरआर ने जीते 11 में से 6 और सीएसके ने जीते 12 में से 6। तो इसेंशियली तीनों टीमों की हालत तो खराब है। और ऐसे आज के मतलब 20 पॉइंट पे लग रहा है ना, ये तीनों टीमें ऐसे चल रहा है कि नहीं नहीं पहले आप हम नहीं नहीं आप जाओ आगे। और इसमें से अब सीएसके के जो मैचेस हैं ना उस वो है सनराइजर्स और जीटी के खिलाफ, मतलब टॉप 2 और 3 की टीम के साथ मैच है, जो मुझे नहीं लगता सीएसके से होने वाला है। तो honestly at this point I think CSK is out of this IPL and I know कि they have a good chance। अगर वो 2 में से 2 मैच जीत जाते तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन ये 2 में से 2 मैच जीतते हुए मुझे वो नहीं दिखती। they don't have the most explosive और T20 qualified बैटिंग लाइनअप, स्पेशली जिस तरीके की फॉर्म उन प्लेयर्स की चल रही है, डेवाल्ड ब्रेविस, दुबे, ऋतुराज गायकवाड को लेके दे आर टू डिपेंडेंट ऑन संजू सैमसन। और कल के मैच ने तो पता नहीं 1-2 बॉलर्स की कॉन्फिडेंस भी धज्जियां उड़ा दी होंगी। तो सीएसके मुझे लगता है कि एट दिस पॉइंट इज आउट ऑफ दिस आईपीएल। पीबीपीएस और आरआर का चांस है, जिसमें आरआर का मुझे लगता है अच्छा बेटर चांस है क्योंकि उनके मैचेस डीसी, एलएसजी और एमआई के खिलाफ है। और आप बोलो यार मतलब एलएसजी ने भी तो हरा ही दिया सीएसके को, एमआई ने हरा दिया पंजाब को, डीसी ने भी हराया आरसीबी को। तो लेकिन यार किसी भी पॉइंट अगर कंपेयर करोगे तो 2 और एसआरएच और जीटी के खिलाफ से तो बेटर सिनेरियो ये है कि आप डीसी, दिल्ली, मुंबई और एलएसजी में से और 3 में से 2 आपको जीतने। तो बेटर चांसेस यही है कि आप उनमें से किसी को हरा दोगे, उसकी चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ऑन पेपर मुझे लगता है आरआर के चांसेस इस टाइम बेटर है बिकॉज देर इज अ रीजन कि डीसी, मुंबई और एलएसजी मतलब इतने निचले नंबर्स पे है। उसका कारण है कि वो अपना कॉम्बिनेशन और फॉर्म और टैक्टिक्स सही नहीं कर पाए इस सीजन। तो वो कुछ ना कुछ गुफअप कर ही सकते हैं। तो आरआर के सबसे ज्यादा चांसेस है क्योंकि पंजाब को भी अब 2 में से 2 जीतने, तो उनके पास भी वो एक्स्ट्रा मैच का बफर है नहीं अब कि एक एक्स्ट्रा मैच जो, और उसमें से भी एक मैच उनका आरसीबी के खिलाफ है। तो इट्स नॉट गोना बी इजी क्योंकि आरसीबी तो कोशिश करे कि किसी भी हालत में वो मैच जीत के वो टॉप पे पहुंच जाए। क्योंकि उनके साथ साथ वहां पे अब आरसीबी की रेस, क्योंकि जीटी के
साथ है टॉप तक पहुंचने के लिए, जिनका आज केकेआर के खिलाफ मैच है। तो आज के अगर मैच की बात करें तो जीटी तो इसी हिसाब से देखेगी कि हम आज का ये मैच जीत ले और टॉप पे 9 जीत हासिल करके टॉप पे पहुंच जाए। और केकेआर, आई नो कि सब लोग बोलेंगे कि यार अभी भी चांस है, अभी भी चांस है। ऑनेस्टली कोई चांस है नहीं गाइस, वो सिर्फ ऑन पेपर चांस है। प्रैक्टिकलिटी में जिस तरीके से हमने इस टीम को खेलते हुए देखा है, जिस तरीके का पिछला मैच भी इस टीम का रहा था ना, प्रैक्टिकली देखोगे तो इस टीम का कोई चांस है नहीं। केकेआर जो यहां तक पहुंची वही एक भाई बड़ी बात है कि भाई वो मतलब केकेआर ने पहले 6 मैचेस हारे थे अपने स्टार्टिंग के, वहां से उन्होंने वो लगातार 4 मैच जीते क्योंकि कैमरन ग्रीन को फॉर्म वापस आ गई, रिंकू सिंह को फॉर्म मिल गया, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के चलते फिन एलन ने एक मैच जीता है, तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के चलते केकेआर मैच जी। लेकिन केकेआर की ना बैटिंग में अभी भी दिक्कतें हैं, एंड स्टार्टिंग विद देयर कैप्टन। ऑनेस्टली आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर अजिंक्य रहाणे, बट आई थिंक ही इज नो मोर फिट फॉर T20 क्रिकेट। एंड जो मैंने सीजन के शुरू में भी कुछ उसके इंटरव्यूज वगैरह देखे थे ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, जिस तरीके अजिंक्य रहाणे की बातें चल रही थी, दैट वाज वेरी अनलाइकली अजिंक्य रहाणे टू बी ऑनेस्ट। तो मुझे लगा था यार जो लोग सवाल कर रहे हैं ना आपके स्ट्राइक रेट को लेके, आपके एवरेज, दोज आर वैलिड क्वेश्चन है। आप उसके ऊपर इरिटेट हो जाते हो ना, तो आपकी ना वो कहीं ना कहीं वल्नरेबिलिटी दिखती है। आई रिमेंबर हिम मेकिंग कमेंट ऑन कैमरन ग्रीन, आई मीन नॉट ऑन कैमरन ग्रीन, बट उसने बोला था कि यार ये तो ऑस्ट्रेलिया से पूछना पड़ेगा, क्या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पूछना पड़ेगा, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चंस। एंड आई एम नॉट सेइंग कि यस तुमको तुम्हारा प्रीमियर ऑलराउंडर खेल नहीं रहा है तो तुम्हारी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन है, आई अंडरस्टैंड, बट व्हेन यू से समथिंग लाइक दैट ना, और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन वो जो प्लेयर है ना वो तुम्हारी ड्रेसिंग रूम का हिस्सा है। तुम अगर कुछ ऐसी कमेंट्स करते हो तो वो अपनी ड्रेसिंग रूम के, वो जो जिस प्लेयर से तुम अपना बेस्ट निकलवाना चाहते हो ना, उसका एज अ बैटर तो तुम उसे खिला ही रहे हो ना, तो तुम तो चाह ही रहे हो कि ग्राउंड के ऊपर तो वो अपना बेस्ट दे ही दे। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी तो उस कमेंट का इफेक्ट होता है। देन ही वाज इस पे लोग मेरे से जलते हैं वगैरह टाइप्स वाले कमेंट विच आर नॉट लाइक रियली अजिंक्य रहाणे। खैर, तो मुझे उस टाइम पे मतलब आई वाज थिंकिंग कि यार ये what is the mental frame he is in, and he had a decent start. Oh, actually just one inning जो जिसमें फर्स्ट मैच जिसमें 40 बॉल में अजिंक्य रहाणे 67 रन बनाए थे, बट उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने कोई भी ऐसा इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। देयर आर कपल ऑफ 40s, उसके बाद कोई भी इम्पैक्टफुल कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है। 11 इनिंग्स में अजिंक्य रहाणे 237 रन बनाए और स्ट्राइक रेट है 133 का। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन टूडेज डे एंड एज। 133 का स्ट्राइक रेट टू बी ऑनेस्ट 5 साल पहले भी ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, खास करके आप उसमें अगर आपकी एवरेज अगर 23 की रहने वाली, अगर आप 33-40 की एवरेज आपने 3-4 हाफ सेंचुरीज बना लिए तो भी शायद चल जाता 5 साल पहले, लेकिन फिर भी 133 इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर ओपनर स्पेसिफिकली। और ये प्रॉब्लम होती है, तो आई वॉज लिटिल सरप्राइज जब केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को पिक किया था ना, तो ये आई वॉज लिटिल कंसर्न, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती है द मोमेंट यू सिलेक्ट अ प्लेयर, क्योंकि वो कैप्टन बन सकता है, वो हमारी टीम को कैप्टन कर सकता है ना। आप ना एक जगह आपका वो स्लॉट अननेसेसरीली बुक हो जाता है। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि ये प्लेयर मेरे T20 की प्लेइंग 11 में है, ही इज अ मस्ट इन माई T20 प्लेइंग 11। देखो फॉर्म अलग बात है, फॉर्म कम ज्यादा होगी, बट क्या अजिंक्य रहाणे T20 में मस्ट प्लेयर है T20 प्लेइंग 11 में? द आंसर इज नो। लेकिन आपने उस प्लेयर को लिया क्योंकि आपने सोचा नहीं ये जितना जरूरी है उतना तो कर लेगा, उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि मतलब वो कैप्टन कर लेगा, कैप्टनसी कर लेगा, टीम की कैप्टनसी करे। सिर्फ कैप्टनसी से मैच नहीं जीता जाएगा। और जब द मोमेंट आपने उससे ले लिया ना, नाउ द प्रॉब्लम इज आपके पास मौका था फिन एलन प्लस टीम सैफर्ड को खिलाने का एज अ डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग कॉम्बिनेशन, आप वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अजिंक्य रहाणे नंबर 1 पे बैटिंग करेगा वो, क्योंकि वहीं पे उसकी स्ट्रेंथ है, वो नंबर 3-4 पे नहीं आ सकता। द मोमेंट दैट हैपेंस उसका स्ट्राइक रेट और नीचे गिर जाता है अगेंस्ट स्पिनर एंड जैसे ही
फील्ड ओपन अप हो जाती है तो वो वहां पे बैटिंग नहीं कर सकता, तो टीम सेफर्ड नहीं खेल सकता। जो आपका एक सक्सेसफुल फॉर्मूला रहा था जहां पे आपने सुनील नरीने को ओपनिंग करवाई थी पास्ट में और उसने वो आपको बना के दिए थे, इम्पैक्टफुल पारियां खेल के दी थी, वो आप क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अजिंक्य रहाणे नंबर 1 पे बैटिंग करा। सुनील नरीने से 230 रन तो मैं ले सकता हूँ, क्योंकि एक तो वो ही इज फुल टाइम जॉब इज अ बॉलर, एंड ऊपर से वो अगर 230 रन एज अ बैट्समैन भी बनाता ना तो भी वो मेरे को पता है 8-10 बॉल में वो 230 रन बनाता 200 की स्ट्राइक रेट से, तो मुझे वो फर्क नहीं, तो वो बाकी के प्लेयर्स को वो कुशन मिल जाता जिसके ऊपर वो बिल्ड कर सकते थे। वो 8-10 बॉल में 20-25 एक रन बना देता तो काम हो जाता, स्टार्ट मिल जाता। तो 133 इज नॉट गुड इनफ। लेकिन आपका वो आपने खुद ही का हाथ बांध लिया जब आपने अजिंक्य रहाणे का कैप्टन लिया, तो उसको ओपनिंग पे तो खिलाना ही है और उसकी जगह से आप दूसरा कोई कॉम्बिनेशन ट्राई नहीं कर सकते। आपने दुनिया भर के मतलब फिन एलन को हटाया, आपने टीम सैफर्ड को खिलाया, क्यों? क्योंकि फिन एलन का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा था। फिन एलन अजिंक्य रहाणे से तो बेटर ही कर रहा था, लेकिन आप उसे हटा पाए, अजिंक्य रहाणे को नहीं हटा पाए क्योंकि वो कैप्टन है आपकी टीम का। तो वहां और एक नहीं ऐसा दूसरा प्लेयर भी है आपकी टीम में, अंगरीक्ष रघुवंशी, जो मतलब उसको मैं ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके बैटिंग की लिमिटेशन बन जा रहा है। पिछले मैच में अंगरीक्ष रघुवंशी ने अच्छी इनिंग खेली, उसने 46 गेंदों में 71 रन बनाए आरसीबी के खिलाफ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने वो उस मैच में 192 रन बनाए 20 ओवर में और सिर्फ 4 विकेट खेले गिरे थे आपके। जब आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग लाइनअप है, नंबर 9 पे सुनील नारायण आ रहा है, तब अगर आप सिर्फ 4 विकेट खो गए 192 रन बना रहे हो ना, तो आप कहीं ना कहीं 15-20 रन कम से कम 15-20 रन छोड़ रहे हो। आपको 220 रन बनाने थे फिर उस मैच में, अगर आपके 4 ही विकेट गिरे ना तो आपको 220 रन बनाने थे, लेकिन आप वो नहीं बना पाए। आपके रोमन पावेल की बैटिंग ही नहीं आई, आपके अनुकुल रॉय की बैटिंग ही नहीं आई, मनीष पांडे की कोई बैटिंग नहीं आई। आपके आपने मनीष पांडे को खेला, खैर वो बैटिंग नहीं, लेकिन ही इज ऑल्सो द सिमिलर प्लेयर, ही इज ऑफ अ सिमिलर मोल्ड, जो 140 100 मैक्स 150 की स्ट्राइक रेट से आपको बैटिंग करके दे रहा है, बट अदरवाइज ही विल बी हावरिंग अराउंड दैट 130 140 स्ट्राइक रेट। तो आपके पास ऐसे 3-3 प्लेयर है जिनकी शायद आपको जरूरत नहीं है, 9 तक आपको आपकी गेंदबाजी की भी जरूरत नहीं है। इस चक्कर में आप कैमरन ग्रीन पर नंबर 4 पे खिला रहे हो, क्योंकि अंगरीक्ष रघुवंशी 3 तक पे तो बैटिंग करेगा, आप उसको ज्यादा नीचे नहीं कर सकते। तो ग्रीन आपका 4 पे हो जा रहा है, रोमन पाल आपका 5 पे हो जा रहा है, या फिर रिंकू सिंह 6 पे हो जा रहा है। तो इस चक्कर में कोई ना कोई आपका प्लेयर बहुत अंडर यूटिलाइज रह जाए। रोमन पावेल हैज बीन टेरिबली अंडर यूटिलाइज थ्रू आउट द सीजन। उसकी फॉर्म के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ना ज्यादा उसको एक ऐसा चांस मिला है बहुत ज्यादा, ना उसने जितने मिले उसमें कुछ उसने खास किया नहीं है। लेकिन वो नंबर 4 का प्लेयर है। आप कैमरन ग्रीन को नंबर 3 पे खिला सकते हैं, नंबर 4 पे रोमन पॉल आ सकता है, नंबर 5 पे आपका रिंकू सिंह आ सकता है। तो सडनली आपके बैटिंग लाइनअप का ना लुक बदल जाता है। लेकिन आपने जिस तरीके के प्लेयर्स है इंडियन बैटिंग लाइनअप में, खास में अजिंक्य, अंगरीक्ष और मनीष पांडे को बोले, खेलो मनीष पांडे तो अभी अभी रिसेंटली आया, लेकिन उसमें ना आपको वो फायर पावर नहीं मिल रही बैटिंग में जो आज की T20 में चाहिए। या फिर आप जीटी की तरह उस हिसाब से चलो कि भाई हम इसी टेम्पलेट से खेलेंगे हमारे पास, क्योंकि वो बॉलिंग लाइनअप है जो डिफेंड कर सकता है, तो वो भी नहीं है, क्योंकि आप ओवर रिलायंट हो सुनील नरीने और वरुण चक्रवर्ती के पास जो मिडिल ओवर में आते हैं। आपके वैभव अरोरा और दूसरा जो मतलब हर्षित राणा आपके पास है नहीं, लेकिन वैभव अरोरा इज नॉट मोहम्मद सिराज और कंगिसो रबाडा। कार्तिक त्यागी ने बहुत अच्छा करके दिया है आपको इस सीजन के लिए, बट ही स्टिल नॉट रबाडा। ठीक है, तो आप 20 के ओवर में सुनील नरीने और वरुण चक्रवर्ती पे बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हो। कैमरन ग्रीन आपको 2 ओवर का कोटा भर के दे सकता है। अनुकुल रॉय ने आपको लिए काफी अच्छा किया है रीजनेबली, क्या आप उसे प्रमोट कर सकते थे नंबर 6 पे, कि जहां पे मतलब उसने बॉलिंग वाइज, फील्डिंग वाइज, बैटिंग वाइज भी आपको अच्छा करके दिया है। तो कोलकाता का एक कॉम्बिनेशन ही कुछ सही तरीके से नहीं बैठ रहा। आप और अगर आप नहीं कर रहे हो तो रोमन पॉल, मतलब शायद आज के मैच में आई एम होपिंग कि रोमन पॉल की जगह पे आप पथिराना को खिलाओ।
आपको अगर 4 ही विकेट आपको गंवाने हैं 20 ओवर तक, तो आपको नंबर 9 पे सुनील नरीन की कोई जरूरत नहीं, नंबर 8 पे खिला लो अंगरीक्ष रघुवंशी, मनीष पांडे भी आपके पास नंबर 6 पे, रिंकू सिंह है, उसके बाद अनुकूल रॉय है नंबर 7 पे, तो अनुकूल डेफिनेट, अनुकूल शुड बैट एट नंबर 7 एटलीस्ट, इफ नॉट 6। तो आपको इतने लंबे बैटिंग लाने की जरूरत नहीं। एक फॉरेन प्लेयर जो आपने रोमन पॉल के रूप में अटका के रखा है, उसकी जगह पे आप अपनी बॉलिंग की स्ट्रेंथ बढ़ा लो, क्योंकि वैभव अरोरा इज एट दिस पॉइंट नॉट गिविंग यू एज मच एज रिक्वायर्ड। उसने ठीक ठाक किया है, किसी मैच में सही रहा है, किसी मैच में ऑफ रहा है। पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ 4 ओवर में 48 रन दे दिए थे वैभव अरोरा ने। जो 192 का स्कोर बनाया था ना आपने, आरसीबी ने वो 19वें ओवर में खत्म कर दिया था। एग्जैक्टली एक प्लेयर है विराट कोहली नाम का, हु इज ऑफ अ सिमिलर मोड, ही इज नॉट अ 200-250 के स्ट्राइक रेट वाला बैट्समैन, बट उसने भी आज के टी20 में अपने गेम को बदल के, एंड ऑब्वियसली ही इज अ चैंपियन प्लेयर, बट उसने भी आज अपने गेम को बदल के उसने जो बैटिंग की ना, उसने 60 बॉल में 105 रन बनाए थे, 175 की स्ट्राइक रेट पे वो भी बैटिंग कर रहा है आजकल। तो क्या अजिंक्य रहाणे से आपको वो मिल सकता है? क्या अंगरीक्ष रघुवंशी वो कर सकता है? अंगरीक्ष रघुवंशी ट्राई कर रहा था पिछले मैच में, बट उसमें वो एबिलिटी नहीं है जो रोमन पॉवल के पास है, वो एबिलिटी नहीं है जो रिंकू सिंह के पास है एज अ फिनिशर या फिर 6 हिटर की बात करो तो। एंड शायद उसको 1-2 साल लगेंगे, ही इज ऑल्सो यंग, वैसे 2-3 साल हो गए हैं उससे भी, केकेआर के लिए वो रहा है, केकेआर के साथ ही, तो उसको भी थोड़ा सा अब, इफ नॉट दिस सीजन, अगले सीजन तो उसको अपना गेम अपग्रेड करना होगा, वो स्टेप अप करना होगा इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइक रेट एंड 6 हिटिंग एबिलिटी, क्योंकि 3 हाफ सेंचुरीज लुक्स गुड, 300-300 प्लस रन्स हो चुके हैं, दैट्स ऑल नाइस, बट आजकल गेम सिर्फ रन्स का नहीं रहा है, स्ट्राइक रेट एंड 6 हिटिंग का हो चुका है। तो इन दैट सेंस केकेआर का बैटिंग पावर में ना दे हैव लाइक एक्सप्लोसिव फायर पावर, ना उनकी बॉलिंग वो जीटी वाली है कि भाई हम लोग 180 भी बना लेंगे तो भी डिफेंड कर लेंगे। एंड खास करके अब अगर वरुण चक्रवर्ती नहीं है तो केकेआर विल ह्यूजली स्ट्रगल। एंड केकेआर का ना मतलब वो पता नहीं, ये जो है ना कि मतलब सुनील नरीन ने वरुण चक्रवर्ती चलेगा तो ही हम चलेंगे, आप वो बॉलिंग लाइनअप आपको काम नहीं आने वाला। आपको पेस बॉलिंग में भी कार्तिक त्यागी इज अ प्लस डेफिनेटली, बट मैं चाहूंगा कि आप रोमन पॉल की जगह पे इस बार महेश पथेराना को खिलाओ, क्योंकि आपको वो डेथ बॉलिंग में सपोर्ट चाहिए, आपको वो ओपनिंग में भी सपोर्ट चाहिए। सिर्फ मिडिल ओवर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अगर वरुण चक्रवर्ती की इंजरी के बारे में तो हमें नहीं पता कि वो खेलेगा नहीं खेला, जितना सुनाई दे रहा है उसको वो फ्रैक्चर है तो शायद वो नहीं खेले, बट आजकल तो प्लेयर्स के इंजरी अपडेट तो मतलब ऐसे किसी नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन की तरह गार्ड किए जाते हैं कि भाई पता नहीं, प्लेयर दिख रहा है वहां पे इंस्टाग्राम पे बैटिंग करते हुए, लेकिन उसकी जो इंजरी अपडेट है वो उसको कोको कोला की रेसिपी जिस लॉकर में लॉक्ड है ना, उस लॉकर में लॉक करके दे रखा जाता है। तो पता नहीं वो क्या होगा, पता नहीं सडनली आ भी जाए नहीं भी आए। सो एट दिस पॉइंट मैं तो सोच रहा हूँ कि नहीं होगा, तो देन योर बॉलिंग लाइनअप इज ऑलरेडी वीक, तो आपको वो कहीं कहीं ना कहीं वो बोल्स्टर करना होगा। सो इफ वरुण चक्रवर्ती प्लेज एंड इफ आई थिंक रोमन पावल की जगह पे अगर मनीषा पथेराना को ये लोग खिलाए तो देर इज अ चांस। लेकिन वो जिस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं ना, जीटी इज बॉलिंग ऑन नेक्स्ट लेवल। मतलब जीटी ने दिखा दिया है कि अगर फास्ट बॉलर्स फास्ट बॉलर की तरह बॉलिंग करे ना, तो मतलब वो कुछ अलग, मतलब और कुछ जरूर नहीं है। वो जो ऑल द फैंसी शिट, ये स्लोअर वन, स्लोअर बाउंसर, वाइड यॉर्कर, स्लोअर यॉर्कर, अपर लोअर डीपर, ये सब जो है ना, ये सेकेंडरी है। आप अगर आपका जो प्राइमरी फास्ट बॉलिंग का स्किल है, आपको अगर उसमें महारत हासिल है ना, तो आप अभी भी बैट्समैन को छटा सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है आजकल कहीं ना कहीं वो इतने सारे बैट्समैन भी इतने सारे तरीके के शॉट्स खेलते हैं, हुक और पुल और स्वीप और स्कूप और लूप, तो उन सब चक्कर में ना वो जो टिपिकल लेंथ बॉल, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ, पिच से हरकत करने वाली बॉल जो होती है ना, कईयों के पास मुझे लगता है अभी वो स्किल बची ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उसकी कभी प्रैक्टिस ही नहीं की है उतनी, जो शायद आपको टेस्ट में करनी पड़ती है। और जीटी के बॉलर्स वही कर रहे हैं जीटी में। और पता नहीं आशीष, ह्यूज क्रेडिट हैज टू बी गिवन टू आशीष नेहरा, जिस तरीके से जीटी खेली है ये सीजन, इससे पहले सारे सीजन जब से जीटी मतलब इस आईपीएल में शामिल हुई ना,
जीटी का बहुत फंडा क्लियर रहा है। वो आज के भी मॉडर्न T20 के जमाने में रेट्रो क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन रेट्रो क्रिकेट सक्सेसफुल कर रहे हैं। जैसे एमआईबी की रेट्रो क्रिकेट ही खेल रही है, लेकिन बहुत अनसक्सेसफुली खेल रही है। लेकिन जीटी बहुत सक्सेसफुली खेल रही है क्योंकि उनको अपने पास क्लैरिटी, उनके विजन में क्लैरिटी है कि ये हमारे पास वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है। हम उनको नहीं बोलेंगे कि मैं रबाडा को नहीं बोलूंगा कि तू भाई स्लोअर बाउंसर डाल, वाइड यॉर्कर डाल। भाई तू वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तू टेस्ट लेवल का वर्ल्ड क्लास बॉलर है, तू तू डाल, तू तेजी से डाल, तू अपनी लेंथ हिट कर, और वो बॉल जो लगेगी ना वो नहीं कर पाएंगे बैट्समैन। हम लोग उसके लिए उन्हें बैक कर रहे हैं। मैं सिराज की स्ट्रेंथ है ओपनिंग में बॉलिंग करना, तो सिराज ओपनिंग में बॉलिंग करेगा, 3 ओवर सिराज डालेगा। हर टीम को पता है जो कि जीटी के खिलाफ आप खेल रहे हो तो कौन से बॉलर आने वाले, कौन से फेज में आने वाले। ओपनिंग में 3 ओवर होंगे रबाडा के, 3 ओवर होंगे सिराज के, मिडिल ओवर में आएगा राशिद खान, उसके बाद डेथ ओवर में आएगा प्रसिद्ध कृष्णा या फिर जेसन होल्डर 10 ओवर के बाद। सबको पता है, लेकिन किसी को भी अब आंसर नहीं मिल रहा कि करना क्या है इनको टैकल, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी है और उनको क्लैरिटी है कि तुम्हारा ये काम है, तुम जाओ करो और धुआं उड़ा दो बस। फैंसी चीजें तो बाद में करना, पहले जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो करो। और अब जैसे जैसे पिचेस मतलब ड्राई होते जा रहे हैं, स्लो होते जा रहे हैं ना, तो हमने देखा है पिछले कुछ मैचेस में हर एक पिच पे कोई ना कोई हेल्प है, तो जीटी के बॉलर्स को वो और हेल्प मिलेगी। पिछले मैच में जीटी ने 86 पे ऑल आउट कर दिया एसआरएच को। वो मैच इसेंशियली शूट आउट था बिटवीन एसआरएच बैटिंग एंड जीटी बॉलिंग, क्योंकि एसआरएच के पास भी मतलब चार, सिर्फ टॉप 3 नहीं है, उनके पास 4-5 पे नीतीश रेड्डी वगैरह आके अच्छा खासा तगड़ा बैटिंग लाइनअप है, और अगेन क्वालिटी बैटिंग लाइनअप है। लेकिन जीटी ने दिखा दिया कि हम अगर पिच से थोड़ी बहुत हेल्प है तो हम सुपीरियर है। मतलब 15 ओवर में 86 में ऑल आउट करके जीटी ने कुछ ज्यादा नहीं बनाए थे, 168 रन ही बनाए थे, लेकिन 15 ओवर में 86 पे ऑल आउट कर दिया था जीटी ने एसआरएच को। अरशद खान और वॉशिंगटन सुंदर की बॉलिंग ही नहीं है, क्योंकि उनके अलावा जब आपके पास रबाडा, सिराज, राशिद खान, जेसन होल्डर और प्रसिद्ध कृष्णा जैसे 5 बॉलर है, तो क्यों आप वॉशिंगटन सुंदर को बॉलिंग दोगे जस्ट बिकॉज ऑफ मैचअप, जस्ट बिकॉज के सामने कोई लेफ्ट हैंडर रहा है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन है, तो वो नहीं गए कि भाई नहीं 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 वॉशिंगटन सुंदर डालेगा। नो, उन्होंने बोला भाई रबाडा ही डालेगा, रबाडा ही इनकी डंडियां उड़ाएगा, और रबाडा ने उड़ाई। रबाडा ने 3 क्या, रबाडा ने तो पिछले मैच में लगातार 4 ओवर डाले। तो जीटी इज डूइंग सम ऑफ द मोस्ट बेसिक थिंग्स वेरी राइट इन दिस टूर्नामेंट, और वो करेक्ट टाइम पे पिक कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि जीटी ने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। जीटी ने अपने पहले 7 मैचेस में सिर्फ 3 मैचेस जीते थे, 3 मैचेस जीते थे जीटी ने, लेकिन जीटी ने कोई पैनिक नहीं किया। उन्होंने पहले ग्लेन फिलिप्स को खिलाया था, लेकिन ग्लेन फिलिप्स से उनसे वो रिटर्न नहीं आया जो उनको उम्मीद थी। और ग्लेन फिलिप्स से टू बी ऑनेस्ट पूरे इतने आईपीएल में जितनी बार देखा ना, कोई खास रिटर्न कभी मैंने देखे नहीं है। एक मैच मुझे याद है, उसने 10 बॉल में कुछ 25 रन बनाए थे, 8-10 बॉल में, और उसको मैन ऑफ द मैच मिला था। लेकिन उसके अलावा वो यहाँ से वहां कूदता है सुपरमैन की तरह, वो सब बाउंड्री लाइन पर एथलेटिज्म जीत जाता है, एक कैच, उसके अलावा उससे कोई कंट्रीब्यूशन मैंने होते हुए नहीं देखा है। लेकिन जीटी ने भी उसको एक कंसिस्टेंट 7 मैच तक मौका दिया। उसके बाद जीटी ने बोला कि अच्छा हमें नहीं मिला, हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो जाके उन्होंने जेसन होल्डर को लेके, और जैसे ही जेसन होल्डर आया ना, इस टीम का पूरा बैलेंस अब बदल चुका है। क्योंकि जेसन होल्डर ने, प्रसिद्ध कृष्णा वाज डूइंग डिसेंट, नॉट ग्रेट बट नॉट बैड ऑल्सो, बट जेसन होल्डर वो एक इवन बेटर ऑप्शन आ गया जीटी के पास, जो मिडिल ओवर में बॉलिंग करके दे दे, डेथ ओवर में बॉलिंग करके दे दे। उसके साथ साथ जो लोअर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर की जो दिक्कतों की बातें हो रही थी, उसने वहां पे वो यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस करके दिए। 20-25 रन के एकदम एंड में आते, 18-19 ओवर में आके तो वो काफी सारे यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन बैटिंग से और बॉलिंग से जेसन होल्डर ने करके दिए, और बैक टू बैक प्लेयर ऑफ द मैच रहा है जेसन होल्डर के पास। तो उसके आने से इस टीम का ना बैलेंस पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और वॉशिंगटन सुंदर को कोई आइडिया नहीं था कि इसको करना क्या है, फ्रेंचाइज, किसी भी फ्रेंचाइज को कोई आइडिया नहीं था कि वॉशिंगटन सुंदर को भाई देना क्या है, ऐसे उसको एज ए बैट्समैन खिलाना है, उसको एज ए ऑफ स्पिनर खिलाना है। जीटी ने उसको बोला भाई तू नंबर 4 पे हमें स्टेबिलिटी दे दे, ठीक है। अगर हमारा टॉप 3, जीटी इज हेवीली रिलायंट ऑन टॉप 3,
उनको भी पता है, हमको भी पता है, सबको पता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिटी है भाई टॉप 3 में। वो नहीं बोल रहे साई सुदर्शन को कि भाई तू जाके 10 बॉल में 30-35 रन बना क्योंकि वैभव सूर्यवंशी बना रहा है। वो नहीं बोल रहे गिल को, वो बोल रहे कि तुम लोग 30 बॉल में 50 बना सकते हो, बोल रहे हाँ बना सकते हैं। ठीक है, तो तुम 4 बार बना के दे सकते हो मैं बैक टू बैक, वो बोल रहे हाँ दे देंगे। उन्होंने बोला ठीक है। तो ये से हमारे 3 टॉप 3 प्लेयर्स हैं जो कितना भी अच्छा बॉलिंग लाइनअप ले, वो नहीं, आपको नहीं दिखेगा पावर प्ले में जीटी ने 90 रन बना दिए, 100 रन बना दिए। वो बोले 60-70 रन बना दिए, खुश है हम लोग, 10 की इकोनॉमी से चलेंगे, 14-15 ओवर तक चलेंगे, उसके बाद जो आए वो घुमाए। फिर वो वॉशिंगटन सुंदर है, क्या फर्क पड़ता है, वॉशिंगटन सुंदर है, जेसन होल्डर है, राशिद खान भी घुमा ही लेता है नीचे तक, वो फिर वो जो है घुमाए। अगर गिर जाता है तो उन्होंने बोला वॉशिंगटन सुंदर हमारा वो मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर है कि अगर वो आए तो वो, उससे भी उम्मीद नहीं है कि वो 200-250 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे, क्योंकि जीटी ने बोला हमें जरूरत ही नहीं, जब हमारे पास ऐसा बॉलिंग लाइनअप है 180 जो डिफेंड कर सकता है, 160 जो डिफेंड कर सकता है, हमें जरूरत ही नहीं है कि हम लोग वो 240-250 के स्कोर के पीछे भागे। हमने 200 बना लिया तो मैच हमारी जेब में, हम लोग 170 भी बना लिए तो भी हम लोग इसको डिफेंड कर लेंगे। तो वो उसी हिसाब से बैटिंग करते हैं। अगर ऊपर से भी कोलैप्स हो जाता है, वॉशिंगटन सुंदर ने, उन्होंने एक रोल क्लैरिटी दे दी, एक सिक्योरिटी दे दी, भाई तू जा, तू खेल, तू स्पिनर्स को टारगेट कर, तू गेम को 15 ओवर तक लेके जा, उसके बाद फिर से हम मारना शुरू कर देंगे, जिसका लगा जो लगा। शाहरुख खान को भी उन्होंने काफी बैक किया, उसके बाद उनको रियलाइज, तो उतना वो शाहरुख खान की जगह अब निशान सिंधु को लेके आए। अब तक राहुल तेवतिया ने ऐसा कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं किया, लेकिन जीटी ने उसे एक बहुत ही खास क्वालिटी के लिए रखा है। जीटी ने मतलब कोई भी दूसरी फ्रेंचाइजी में राहुल तेवतिया को भी अब तक ड्रॉप कर दिए होते हैं। और राहुल तेवतिया मैं अभी भी मानता हूँ जीटी काफी अंडर यूटिलाइज कर रहा है एज अ बॉलर, लेकिन जीटी ने पता नहीं उसके लिए एक वो खास क्वालिटी रखी है कि भाई जिस जो दिन आएगा ना जिसमें मैच होगा, वो 19वां ओवर, 20वां ओवर और 2 बॉल में 2 छक्के चाहिए, या फिर 1 ओवर बचा और 15 रन चाहिए, वो है राहुल तेवतिया का दिन। और मुझे लगता है ये बात राहुल तेवतिया को भी पता है कि वो है मेरा दिन, वो 15 रन बनाना, वो है मेरा इस टीम के लिए रोल। और जो वैसे अगर मैं 2 मैच निकाल के देता हूं तो मेरा सीजन के लिए काम खत्म हो जाता है। और आई वोंट बी सरप्राइज कि इन सम ऑफ दिस क्रूशियल मैचेस गोइंग फॉरवर्ड आप वो एक आध मैच तो राहुल तेवतिया से देखो कि वो एक ओवर में आके उसने 15 रन बनाने थे और उसने 2 छक्के मार लिए, आप देख सकते हो, क्योंकि वो बैक कर रही है जीटी उसे। और वो अब मुझे नहीं लगता जीटी इसके बाद गोइंग फॉरवर्ड, इवन आज के मैच में वो जीटी कोई चेंजेस करेगी। ज्यादा से ज्यादा चेंज ये हो सकता है अरशद खान, प्रसिद्ध कृष्णा या फिर साई किशोर, इनमें से कोई 2 खेलते हुए पे दिखेंगे, डिपेंडिंग ऑन द पिच की वो स्पिन फ्रेंडली है, स्लोअर है, जो भी है। उसके अलावा इस टीम को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आई एम बैकिंग दिस टीम टू विन दिस ईयर्स आईपीएल, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ना बेहतर से बेहतर होती जा रही है। उनका राशिद खान फॉर्म में नहीं था, राशिद खान फॉर्म में आ गया। ग्लेन फिलिप्स की जगह उतना ही चेंज किया, ग्लेन फिलिप्स की जगह पे उन्होंने जेसन होल्डर को ला दिया, बस वो टीम का सडनली बैलेंस चेंज हो गया। फिर शाहरुख खान की जगह पे अब उन्होंने निशान सिंधु को वो ट्राई कर रहे हैं, एंड आई थिंक ही इज डूइंग डिसेंटली, बट दे आर नॉट वेरी, एज आई सेड वो है तो टॉप 3 हैवी। और उनके लिए साई सुदर्शन शुरू में काम नहीं कर रहा था, तो ऐसे नहीं कि उन्होंने इसको चेंज कर दिया, नहीं, उन्होंने बोला ठीक है। 4-5 मैच वो नहीं कर रहा था, उसके बाद उसने रन बनाना शुरू किया, अब वो रन बना रहा है। तब तक गिल और बटलर संभाल रहे थे, अब गिल की थोड़ी सी फॉर्म खराब हो गई है, बटलर लेकिन फिर भी यूजफुल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है। बीच में वॉशिंगटन सुंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, तो वो मिडल ओवर में जो थोड़ी सी उनकी दिक्कत थी वो कुछ हद तक सॉर्ट हो गई है। जेसन होल्डर एंड में आके उनको थोड़े से यूजफुल रन्स दे रहा है, तो उनका सब सही है, दे डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग। तो उस हिसाब से आई थिंक जीटी इज मेरे लिए तो आज क्लियर फेवरेट है। और आज के मैच के बाद मतलब जो भी सो कॉल्ड केकेआर के चांसेस है ना यार, ये आईपीएल में वो मुझे लगता है वो न्यूज रन करने के लिए होता है कि भाई साहब ये देखो अभी भी इतनी सारी टीमें हैं, कंपटीशन है। मेरे हिसाब से सीएसके, डीसी, एमआई, एलएसजी इस टीम से मतलब इस कंपटीशन से आउट है। आज के मैच के बाद केकेआर भी इस टीम से आउट हो जाएगी। दे हैव लॉट मोर थिंग्स टू एड्रेस आफ्टर दिस सीजन केकेआर, एंड जीटी मेरे हिसाब से इज गोना बी द टीम जो फाइनल में हमें जरूर दिखेगी। एंड मोस्ट लाइकली जीटी तो मुझे जीतते हुए भी दिख रही है ये आईपीएल। सो आई एम बैकिंग जीटी टू विन दिस मैच, एंड नॉट जस्ट दिस मैच, द आईपीएल इटसेल्फ। एंड केकेआर आज के मैच, आई डोंट थिंक इट्स गोना बी वन साइडेड मैच यार।
सॉरी, इट इज गोना बी वन साइडेड मैच। केकेआर नहीं, जीटी अलग लेवल पे चल रही है, अलग फॉर्म में चल रही है, तो वो नहीं रोके क्योंकि जीटी को नंबर 1 पे पहुंचना है, कुछ भी करके उनको नंबर 2, नंबर मतलब टॉप 2 में तो रहना है उनके लिए। ये मैच उसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, केकेआर आज का मैच जीते ना तो भी उनको बहुत जीतना है यार, तो उसके बाद दे विल हैव टू एड्रेस लॉट ऑफ इश्यूज। आपको क्या लगता है कौन ये मैच जीतेगा, जीटी या केकेआर? क्या केकेआर को अपने टीम में चेंजेस करने चाहिए, या फिर जीटी को क्या अपनी टीम कॉम्बिनेशन में कोई चेंजेस करने चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।